तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, होनहार बीरबान के होत चिकने पात, कहावत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा बचपन से बड़प्पन का संकेत देना। इसके लिए कहा जाता है होनहार बीरबान के होत चिकने पात। आगे है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार रहेगा तो ये हो जाएगा विभावना अलंकार। पंक्ति है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। आगे है, चट्टिका का तद्भव क्या होगा? तो जो चट्टिका शब्द है इसका तद्भव हो जाएगा चिड़िया। अगला क्वेश्चन है 54, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा, नी जमा उन, न्यून। अगला क्वेश्चन है 55, चितवन की छां के रचनाकार कौन होंगे? तो जो निबंध है चितवन की छां, इसके रचनाकार हो जाएंगे विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर विकल्प 2 बहुत सही हो जाएगा। अगला है 56, इसमें पूछा गया है सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो जो सिद्ध थे इनकी संख्या मानी जाती है 84। इसी प्रकार जो नाथ थे उनके बारे में भी आपको बताना है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 57, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवृत भूषण बिनु न विराजी कविता बनीता मित। ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति हो जाएगी केशवदास की। जो केशवदास है ये ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी माना जाता है। कई आलोचक ने मतलब रीतिकाल में नहीं गिनते, जैसे उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत नहीं रखा है। बाकी ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। जो इनकी पंक्ति है ये अलंकार के बारे में बताया गया है इसमें, ये केशवदास की पंक्ति है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 58, नील देवी के रचनाकार कौन है? तो जो नील देवी नाटक है इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो नाटक है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में लिखे गए हैं ये नाटक, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं नाटकों में। अगला क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जो ये पंक्ति है बतानी है किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की, और ये पंक्ति ली गई है रश्मिरथी से। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो रश्मिरथी है इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हो जाएंगे महारथी कर्ण। कर्ण इस काव्य संग्रह के नायक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 60, इसमें पूछा गया है प्रति परिकथा के रचनाकार कौन है? तो जो रचना है प्रति परिकथा, इसके रचनाकार हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यासों में प्रथम उपन्यास माना जाता है, और रेणु जी प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो ये रचना हो जाएगी केशवदास की। विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो जो रचना है हंस जवाहिर ये हो जाएगी आपके कासिम शाह की रचना, और जो कासिम शाह है इनका समय है सूफी काव्यधारा से, अर्थात भक्ति काव्यधारा से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है चित्रावली किस कवि की रचना है? तो चित्रावली भी हो जाएगी उस्मान की रचना, और यह भी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 64, इसमें पूछा गया है चिंतामणि त्रिपाठी से कौन सी विद्वान रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं? तो जो चिंतामणि त्रिपाठी थे इनसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काव्य परंपरा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1929 में। उसके पश्चात इसमें संशोधन किया गया था इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो आपने बताना है कि कब किया गया था, उसकी तिथि आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है 65, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखे तार के बुदबुद रहा। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसमें प्रयुक्त छंद के बारे में बताना है कि कौन सा छंद है यहाँ पर। तो यहाँ पर छंद होगा सोरठा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ रचनाकार, तो बताना है आपको कि ये लेखक की रचना कौन कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अमृत राय है इनकी रचना हो जाएगी कलम का सिपाही, एक का घर। उसके पश्चात है विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना हो जाएगी
अबारा मसीहा, 2 का क। इसके पश्चात है मदन गोपाल, इनकी रचना हो जाएगी कलम का मजदूर, 3 का ग। इसके पश्चात है शिवरानी देवी, ये हो जाएगी, इनकी रचना हो जाएगी प्रेमचंद घर में, तो इसका हो जाएगा 4 का ख। इस प्रकार जो यहाँ पर कूट 2 है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से तथ्य आपको फिर से बता देता हूँ। जो अमृत राय थे ये प्रेमचंद जी के सुपुत्र थे, और जो शिवरानी देवी थी ये इनकी धर्मपत्नी थी, इसे भी याद रखिएगा। जो रचनाकार और रचना इनको फिर से बता देता हूँ। अमृत राय की रचना हो जाएगी कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी अबारा मसीहा। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो अबारा मसीहा है ये किसकी रचना है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। इसके पश्चात है मदन गोपाल, इनकी रचना हो जाएगी कलम का मजदूर। अंत में है शिवरानी देवी, इनकी रचना हो जाएगी प्रेमचंद घर में। आगे भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इंदुमती, ये कहानी हो जाएगी आपकी किशोरीलाल गोस्वामी की। 1 का ख। प्लेग की चुड़ैल, ये कहानी हो जाएगी आपकी भगवान दास की, 2 का घ। इसके पश्चात है 11 वर्ष का समय, ये कहानी हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल की, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र जी की कहानी हो जाएगी। अगला है तुलाई वाली, तो ये कहानी हो जाएगी बंग महिला की। इस प्रकार जो यहाँ पर विकल्प ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68। जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। तो जो ये उक्ति है बतानी है किसकी उक्ति है, ये हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति या कथन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर 69 से लेकर 70 तक के उत्तर हमें देने हैं, 69 से 70 तक। तो जो यहाँ पर पद्यांश है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। जो ये पद्यांश है यहाँ पर बताना है कि इसके जो प्रश्न बन रहे हैं उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है। तो यहाँ पर जो मूल होगा इस पद्यांश का, तो यहाँ पर प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है। 69 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला है 70। उपयुक्त पंक्ति किसकी हैं, तो जो पंक्तियाँ हैं बतानी है किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी सुमित्रानंदन पंत की। जो पंत जी थे ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 71। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है, इसका बताना है कि और क्या है इस वाक्य में, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। 4 विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए चक्षु आँख, निद्रा नींद, घृत घी। अगला क्वेश्चन है 73। वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए, तो ये हो जाएगा विकल्प 2 एक। अगला क्वेश्चन है 74। इसमें पूछा गया है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हो जाएगा अर्धमागधी से। यहाँ पर सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सही का विकल्प चुने, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4। जो उदंत मार्तन पत्र था ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और 1826 में प्रकाशित हुआ था प्रथमतः। अगला क्वेश्चन है 76। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 3 कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भूप परिक्रमा, ये तीनों ही रचनाएं विद्यापति की हैं। अगला क्वेश्चन है 77। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो ये माना है 1700 से लेकर 1900 संवत तक। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने आधुनिक काल का समय क्या माना है, तो ये माना है 1900 से लेकर अब तक। और सभी को जितने भी इनके 4 कालक्रम हैं किस प्रकार से रखें उनके बारे में भी बता देता हूँ। जो आदिकाल था इसका माना है 1050 से लेकर 1375 तक, और भक्ति काल का माना है 1375 से लेकर 1700 तक, और जो रीतिकाल का माना है 1700 से लेकर 1900 तक, और जो आधुनिक काल का 1900 से लेकर अब तक। इसे भी आपको याद रखना है, ये संवत में होगा। अगला क्वेश्चन है 78। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है, तो ये होगा लिखित से। विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 79। बुंदेली किस उप
भाषा समूह की बोली होगी? तो ये हो जाएगी पश्चिमी हिंदी की। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, इसमें पूछा गया है पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये हो जाएगा शौर शैनी से। सही विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। याद रखिएगा क्या कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये इनके निबंध संग्रह से लिया गया है कथन। अगला है 82, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है। तो ये होगी यह रीतिकर्म प्रधान काव्य है। ये गलत कथन हो जाएगा। ये इनकी विशेषता नहीं होगी। जो बाकी विशेषताएं हैं उन्हें देख लेते हैं। यह भाव प्रधान काव्य है। सही हो जाएगा। ये रूढ़ियों से मुक्त काव्य है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो ये कहा गया है केशवदास को। विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो जो ये पंक्ति है किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी रैदास की। तो यहाँ से आपके लिए दूसरा प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपको बताना है रैदास किस संप्रदाय के या किस प्रभु के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है 85, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो जो रामचरितमानस की भाषा हो जाएगी ये हो जाएगी अवधी। और ये किसकी रचना थी? ये थी महात्मा तुलसीदास की रचना। यहाँ पर आपके लिए एक और प्रश्न छोड़ देता हूँ कि जो पद्मावत महाकाव्य था किसका था? ये पद्मावत महाकाव्य और इसकी भाषा क्या थी? चलो बता देता हूँ। इसकी भाषा तो हो जाएगी अवधी, पर इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है कि क्या है इसके रचनाकार का नाम। अगला क्वेश्चन है 86, चंद्रवदन शब्द में समास है। तो ये हो जाएगा कर्मधारय। 3 विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, राजपुत्र शब्द में समास है। तो जो राजपुत्र शब्द है इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो गाइस यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई पीडीएफ को भी ले सकते हो। ये जितनी भी पीडीएफ हैं ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी की है। इनमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस नज़रिए से ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। यहाँ पर आपको 2 पीडीएफ दी जाएंगी। इनमें जो पहली होगी उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ये सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000 प्लस 1 लाइनर प्रश्न मिलेंगे। ये अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेज़ी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। यह ह्रास नहीं है। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा तो ये होगा हिंदी जीवंत भाषा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कितने ही प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ से कई बार ये पूछा जा सकता है कि हिंदी ने किस किस भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। तो इसमें आएंगे आपके अरबी, फारसी और बहुत सी भाषाएँ हैं जैसे पुर्तगाली इत्यादि। इसी प्रकार ये निरंतर अंग्रेजी से अपने शब्द ग्रहण कर रही है। ये इसके दोष हैं या गुण? तो दोस्तों ये इसके गुण हैं, दोष नहीं। इसलिए आपको ये याद रखना है। प्रत्येक प्रश्न को आपने अच्छी तरह से समझना है, तभी जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा गया है समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? तो ये किया है कर्मभूमि नामक उपन्यास में। बाकी निर्मला, गबन और प्रतिज्ञा ये भी इनके ही उपन्यास है, इनको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा गया है सिद्ध कवि सरहप्पा और किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते हैं सरोज वज्र और राहुल भद्र इत्यादि नाम से भी। अगला क्वेश्चन है 91, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य है ये इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किया है, तो इसे याद रखिएगा। इसके पश्चात कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो बल्लभाचार्य थे इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? ये चलाया गया था शुद्धाद्वैतवाद। और जो शंकराचार्य थे इनके द्वारा चलाया गया था अद्वैतवाद। इसको भी आपने याद रखना है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो कुंभन दास थे ये अष्टशाप के प्रमुख
कवियों में से एक माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा। आपको एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो विट्ठलनाथ है इनके सुपुत्र का क्या नाम था। ये भी प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, इसमें पूछा गया है विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। तो यहाँ पर कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अरबी भाषा से नहीं लिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है। तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए बेगम। बाकी दफ्तर, अखबार और औरत ये तीनों ही अरबी भाषाओं के शब्द हैं। इनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आपकी ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द विदेशी हैं, कौन से देशज हैं, कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव है। ये शब्द आपको याद करना है, यहाँ से आपको प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। तो जो दिए गए विकल्पों में से फारसी का शब्द नहीं होगा तो वो होगा विकल्प 3 सिफारिश। बाकी गुलाब, सलाम और खुदा, कौन कौन से, गुलाब, सलाम और खुदा, ये तीनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 94, इसमें पूछा गया है लोकायतन के रचनाकार कौन थे। तो प्रसिद्ध रचना है लोकायतन, इसके रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत। जो पंत जी हैं इनके द्वारा लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की गई है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लोकायतन का महानायक कौन था, तो ये महात्मा गांधी जी पर आधारित महाकाव्य है। यहाँ से आपको एक और प्रश्न बता देता हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो महादेवी वर्मा, ये चार थे आपके छायावाद के आधार स्तंभ, चार आधार स्तंभ के तौर पर ये चार जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, इसमें पूछा गया है श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका कौन है। तो ये रचना हो जाएगी महादेवी वर्मा की। कौन सी रचना है इनकी, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है निषिद्ध का विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 97, ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो जो ईश्वरदास थे तो ये थे आपके राम भक्ति काव्यधारा के कवि। कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा कि प्रेमाश्रय शाखा के अर्थात सूफी काव्यधारा के अंतर्गत इनकी रचनाएं भी आती हैं, पर इनको राम भक्ति काव्य के अंतर्गत ही माना जाता है। आगे है 98, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो जो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा तो ये हो जाएगा उत्कृष्ट, विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 99, नर जमा इंद्र नरेंद्र में संधि है। तो ये हो जाएगी गुण संधि, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100, इसमें पूछा गया है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, अर्थात जिसको हम पूरा कर सकते हैं उसके लिए क्या शब्द बनता है जो उपयुक्त होगा विकल्पों के अनुसार। तो वो हो जाएगा साध्य। साध्य उसे कहा जाता है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। अगला है 101, तो यहाँ से दोस्तों मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि जो साध्य से एक कविता है असाध्य वीणा, तो आपने बताना है कि ये किसकी कविता है। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन सभी के उत्तर आपको देने हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कितने अच्छी तरह से कर रहे हो। ये आपके लिए ही लाभदायक होते हैं जो मैं प्रश्न पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन है 101, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, उक्त पंक्तियाँ किस संपादक के किस पत्र में लिखी जाती थीं। तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि ये पंक्तियाँ किस संपादक की है। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। और किस पत्र में लिखी जाती थी, ब्राह्मण में लिखी जाती थी। ये पंक्तियाँ उस समय लिखी जाती थी जब अधिकतर जो ब्राह्मण पत्र के पाठक होते थे पत्रिका तो ले लेते थे पर उसका पे नहीं कर पाते थे बिल्कुल, इसलिए उनको समझाने के लिए ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था कि कृपया अब अपना मास का जो आपका बिल है उसको चुका दीजिए, अपनी दक्षिणा दीजिए। अगला क्वेश्चन है 102, इसमें पूछा गया है जो दोहराया ना जा सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा। तो जो दोहराया ना जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अनावर्त, तो विकल्प ए सही हो जाएगा अनावर्त। अगला है 103, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है। तो ये किया गया है मुक्तकों के रूप में। याद रखिएगा जो कवितावली रचना है ये मुक्तक है और तुलसीदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है।
कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो रामचरितमानस है ये किस प्रकार की रचना है, तो ये प्रबंध काव्य या महाकाव्य के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 104, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गांवनी में पावन जवें लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे, तो ये होंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये ली गई है भ्रमरगीत से पंक्ति। अच्छी पंक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन है 105, कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है, तो ये हो जाएगी चिंतामणि की रचना। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो कवि कुल कल्पतरु रचना है किस प्रकार की रचना है, तो ये हो जाएगी सर्वांग निरूपक रचना। सर्वांग निरूपक से मेरा तात्पर्य है इसमें आपको अलंकार, रस इत्यादि सभी चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए इन्हें सर्वांग निरूपक कहा जाता है। अगला है 106, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है, तो यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। कौन सी रचना? अप्सरा। और ये रचना किसकी है? निराला जी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 107, इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 2, कर्मभूमि का प्रकाशन 1920 में नहीं 1933 में होता है, 35 नहीं 33 में होता है, इसलिए विकल्प 2 गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प 1 रंगभूमि 1925 सही है, निर्मला 1927 सही है और प्रेमाश्रम 1922 सही होगा। अगला क्वेश्चन है रामकुमार वर्माकृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी एकांकी। विकल्प 4 सही हो जाएगा। इसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो बादल की मृत्यु है किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं, तो जो रचना है ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो जो जीव है ये पुल्लिंग नहीं होगा। बाकी आयोजन, खटमल, अकाल ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे सिवाय जीव के। अगला है 111, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में। विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो नामदेव का जन्म माना जाता है ये महाराष्ट्र में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 113, मैथिल कोकिल को जाना जाता है, तो बताना है कि मैथिल कोकिल किस कवि का अन्य नाम है, तो ये विद्यापति का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है 114, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है 115, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प डी हो जाएगा सही हो जाएगा। गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल ये तीनों ही रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला क्वेश्चन है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियाँ किस काव्य कृति से उद्धृत है, तो ये हो जाएंगी कामायनी से। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपने बताना है कि जो कामायनी है इसमें कितने सर्गों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है 117, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति हो जाएगी साकेत की। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्तियाँ कही हैं। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि साकेत महाकाव्य का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 118, रांगई राघव के उपन्यास कब तक पुकारों के केंद्र में क्या है, तो इसमें है जरायाम पेशा नटों की जिंदगी के बारे में बताया गया है कब तक पुकारों उपन्यास में, जो कि रांगई राघव का है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगी रेणुका। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बाकी प्रणभंग, रश्मिरथी और हुंकार ये चारों ही रचनाएं दिनकर जी की हैं। अगला क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से एक गजानंद माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, तो क्या कौन सा होगा नहीं लिखा होगा जो उन्होंने, तो ये हो जाएगा विकल्प डी साहित्यकार और उसका परिवेश। बाकी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये तीनों ही रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं। अगला है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि है, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रयागराज में व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प 2 है, ट का उच्चारण दंत से नहीं होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा। ट का उच्चारण मूर्धा से होता है। बाकी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 124। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन या संपादन शिव नारायण मिश्र के द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। बाकी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सरस्वती का किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, नवजीवन का किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, हिंदी प्रदीप का किया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आगे है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था सन 1900 ईस्वी में। इसके पश्चात है 126 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इससे पहले एक प्रश्न आया था मिलान करने वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा था। अगर आपने कभी परीक्षा में ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ा होता तो आप इसको ठीक कर सकते, या कभी आने वाली परीक्षा में भी अगर आप प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो इस प्रकार से देखो प्रश्न आगे पीछे कर दिए जाते हैं, आपको इसका लाभ मिलता है। इसलिए परीक्षा में घबराएं ना, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है 127। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद सबसे पहले, निराला उसके पश्चात, पंत उसके पश्चात और महादेवी वर्मा सबसे अंत में। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म था तो ये था 1889, निराला का था 1897, पंत का है 1899 और महादेवी वर्मा का है 1907 के आसपास। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला क्वेश्चन है जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं। तो जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं तो ये थे भारतेंदु युग के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है 129। छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो जो छायावाद का आरंभ माना जाता है तो ये 1918 ईस्वी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे नावादास। अगला क्वेश्चन है 131। विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। तो ये हो जाएगा साइकिल, ये पुर्तगाली भाषा का नहीं होगा। बाकी बिस्कुट, तौलिया और पादरी ये तीनों ही शब्द पुर्तगाली भाषा के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें किया गया है कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। तो ये कथन किसने कहा है। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 134। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। तो देखो दोस्तों ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा था मिलान करने वाले प्रश्न में। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य थे बल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1565 में। और किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी विठल नाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 136 से लेकर 137 तक के उत्तर दें। गद्यांश इस प्रकार से है। देखने सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदीतर भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है। इससे माँ का अनादर होता है। संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। यह हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपनी अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है। इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी। आपको हिंदी प्रदेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी। इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं कि हिंदी का प्रयोग का लाभ कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा विकल्प 3 सभी क्षेत्रों में, घरेलू जीवन में, शिक्षण कार्य में और कार्यालय में। अगला है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है। तो ये हो जाएगा हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का बोलचाल में प्रयोग लाना।
आगे है 138 निम्नलिखित में से सही का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो विकल्प एक है इसके अंतर्गत होगा ख और ग, ये दोनों ही सही होंगे। ख में है 10 मन तेल खर्च हो गया, तो ये सही हो जाएगा। ग में है धान कट गया, तो ये सही हो जाएंगे। अगला है काठ का उल्लू का अर्थ होता है बिल्कुल मूर्ख होना, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आगे है यरलब को कहते हैं, तो ये जो यरलब है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाहक कहते हैं। तो जो अनुस्वार और विसर्ग है इन दोनों को ही अयोगवाहक कहते हैं, याद रखिएगा इसको भी। आगे है 143 सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगी विकल्प दो गुण संधि। अगला क्वेश्चन है 144 सदा जमा एव सदैव में कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगी विकल्प 4 वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है 145 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये होगा प्रतिवेदन, बाकी स्त्रीलिंग होंगे। अगला है 146 इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो ये हो जाएगी अनामिका। जो अनामिका है ये निराला जी की कृति है, प्रसाद जी की नहीं। बाकी कामायनी, चंद्रगुप्त और आंसू ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार कौन है, तो ये होंगे निराला जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं होगी, तो यहाँ पर वैसे तो एक तरीके से देखा जाए सभी ही छायावाद की विशेषताएं हैं, परंतु हमें अच्छी तरह से देखना है, परीक्षा की दृष्टि से देखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प 2 हो जाएगा यथार्थवादिता, ये छायावादी काव्य की विशेषता नहीं हो जाएगी, बाकी सब होंगे। अगला है संशय की एक रात के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा विकल्प 4 नरेश मेहता। अगला और अंतिम प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे विकल्प 2 मोहन राकेश। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न डिस्कस किए हैं। कहने तो केवल 100 प्रश्न डिस्कस किए हैं, पर जो हमने आपके समक्ष तथ्य रखे थे उसके हिसाब से ये 150 से कम प्रश्न नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।